नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे। चर्चित चेहरे के हमारे मेहमान हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राजा चौकसी जी। राजा चौकसी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे में। नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से देखा जाता है कि आप लगातार पिछले 25 सालों से कांग्रेस की राजनीति कर रहे, कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में लगातार कांग्रेस के झंडा बरदार बने हुए हैं, कांग्रेस का झंडा यूं कहे कि परचम को हर समय लहराते हुए दिखाई देते हैं। किस तरह अपने जीवन को, अपने राजनीतिक सफ़र को आज इस इंटरव्यू के माध्यम से बयां करना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहेंगे, कैसे शुरुआत हुई थी आपके जीवन की? शुरुआत जिस प्रकार से हुई कि हमारे पिता वो चाहते थे कि हम 4 भाई थे जी। उनकी इच्छा थी कि एक हमारा लड़का कोई समाज सेवा क्या बात है के कार्य में बढ़े जी। तो उस बीच में इस प्रकार से राजीव गांधी से बड़े वो प्रभावित थे, मेरे पिता भी और मैं खुद भी जी। तो उस समय इस प्रकार का एक वो चला, फादर का ये इच्छा थी कि भाई हमारा बच्चा कोई एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े। उस समय मैं फिर यूथ कांग्रेस से 20 वर्ष की उम्र थी मेरी, उसमें यूथ कांग्रेस से जुड़ा। बिल्कुल, काफी रोचक जानकारी दी आपने। पिता का नाम जानना चाहेंगे, पिता क्या नाम था, श्री माता का क्या नाम था? वाकई आपको राजनीति जो है एक विरासत के बतौर मिली है या फिर आप ही पहली फर्स्ट राजनेता के रूप में अपने चौकसे परिवार में आ गए? नहीं, शुरुआत तो पहले कोई राजनीति में नहीं थे ना किसी प्रकार से। तो पिता की इसीलिए इच्छा थी कि मेरे 4 पुत्र हैं, उनमें से मैं किसी एक बच्चे को मैं है राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करे, इसलिए मुझे, बाकी हमारा कोई ऐसा राजनीतिक विरासत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अगर सबसे पहले पद की बात की जाए, अगर पहली एक्टिवनेस की बात की जाए, तो किस तरह आप सक्रिय हुए? क्योंकि पिता ने तो एक मार्ग आपको दिखाई दिया था, इसी के साथ आपको अपने आप को भी सिद्ध करना था, अपने आप को सक्रिय करना था। आप किस तरह आगे बढ़े, किन लोगों से जुड़े, उन दिनों की बात करना चाहेंगे जब आप 20-21 वर्ष की आयु में होंगे? और एकदम अगर घर से ये कहा जाए कि यदि 4 भाई है और 4 भाइयों में से एक भाई को ये जिम्मेदारी मिलती है, जैसे कि आप 4 भाई में तीसरे नंबर के भाई हैं, और आपको यदि ये जिम्मेदारी मिलती है कि नहीं, आपको धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देनी है और समाज के लिए काम करना है, क्योंकि एक अनूठा और एक बिरला मामला कहा जा सकता है जिस तरह से पिता की ओर से आपको मार्गदर्शन हुआ है। जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि हम 4 भाई हैं, तो मुझसे 2 बड़े भाई थे, कैलाश चौकसी जी और विजय चौकसी काशी भैया। तो वो चूँकि पापा का पूरा कामकाज देखते थे, हमारा खेती का कामकाज था, ईंट भट्टों का कामकाज था, बिल्डरशिप का कामकाज था और भी अच्छा। तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि माता पिता के संघर्ष से एक अच्छी संपन्नता की उसमें थे। तो पिता ने ये उस प्रकार से सोचा, तो मैं तीसरे नंबर का बच्चा था और मैं पढ़ रहा था, तो उनको लगा कि यार इसको अपन इस क्षेत्र में, और ये इसकी इच्छा भी है। और मैं उस समय राजीव गांधी जी के उन कार्यों से मैं प्रभावित था, तो मेरा नंबर फिर उसमें राजनीतिक उसमें लग गया। बिल्कुल जल्दी लग गया, उसका लाभ मुझे मिला। देखा गया है कि आप जिस तरह से युवा हुए और अचानक जैसे ही सक्रिय हुए राजनीति में, तो सबसे पहले किन आंदोलनों से जुड़े, किस तरह से किन नेताओं से जुड़े और अपना स्थान बनाने में आज कामयाब हो पाए? मैंने जैसा कहा आपको कि जैसी फादर की इच्छा थी और मैंने जब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से काम करना शुरू किया, तो यूथ कांग्रेस से मैं सबसे प्रथम जुड़ा। उस समय इंदौर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे युवा तुर्क के नाम से बड़े फेमस थे, प्रेमचंद गुड्डू जी, उनके नाम से यूथ कांग्रेस। तो हाँ, यूथ कांग्रेस बड़े धमाकेदार यूथ कांग्रेस वो चलाते थे, उनकी एंट्री भी धमाकेदार। हाँ, और उनसे मैं उस समय फिर जुड़ा यूथ कांग्रेस में, और मैं कम समय में उनने मुझे एक जिम्मेदारी दायित्व दिया, वार्ड क्रमांक 4 का अध्यक्ष मुझे बनाया। क्या बात। और मैंने भी मतलब जैसा उनके अनुसार, उन इच्छा के अनुसार मैंने काम किया। तो मतलब बहुत जल्दी उन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष बनाया। वार्ड अध्यक्ष बनने के साथ ही आपको नगर कार्यकारिणी में भी ले लिया गया? हाँ, मतलब मैं 4-6 महीने उसमें काम किया, और जब मेरे काम को देखते हुए उनने फिर मेरे को शहर युवक कांग्रेस की कार्यकारिणी में महासचिव बना दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी सक्रियता और आपकी जो सकारात्मक छवि, कहीं ना कहीं संगठन की विचारधारा को जिस तरह से आप आगे बढ़ाते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुरुआती रूप से ही कहीं ना कहीं राजनीति का एक जो मूल मंत्र है वो आप अपने भीतर आत्मसात कर लिए थे। आगे चलकर जब प्रेमचंद गुड्डू यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने,
तब आपको और एक बड़ा ओहदा मिला, वो कौन सा था? लगातार मैं उनके संपर्क में रहा जी उन्होंने छोटे भाई के रूप में स्नेह दिया। जी और एक टाइम ऐसा था कि यूथ कांग्रेस में इंदौर में जी सबसे बड़ी टीम यदि कहीं थी तो वो प्रेमचंद गुड्डू जी के पास थी। बिल्कुल सही कहा। उनमें गिने चुने जो 10-20 लोग थे उनमें प्रमुखता से मैं एक सबसे कम उम्र का उनके साथ में सबसे कम उम्र का लड़का मैं था, लेकिन सबसे एक्टिव। हाँ। आपको यूथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बतौर भी पेश आना गया, किस तरह का कार्यकाल रहा आपका? जब माननीय प्रेमचंद गुड्डू जी, जैसा कि मैंने कहा, वो फिर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। जी पीवी नरसिम्हा राव जी और एम.एस. बिट्टा जी का बड़ा स्नेह प्रेमचंद गुड्डू जी पे था। जी और वो जब प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने जी तो मुझे भी प्रदेश महासचिव का दायित्व दिया और मैंने बखूबी उनके साथ मिल करके काम किया। राजा जी, एक खूबी आपके भीतर देखी जाती है, आप जितने बड़े पदों पे रहे लेकिन उतना बड़प्पन आप अपने आप को दिखा नहीं पाते। कहीं ना कहीं कहे कि स्वयं की ब्रांडिंग करने में आपका भरोसा नहीं है, लगता है कहीं ना कहीं आपका अध्यात्म काफ़ी स्थिर भाव की ओर आपको हमेशा ले जाता है। आप इसी तरह प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के भी अध्यक्ष रहे, एक बड़ा प्रमुख ओहदा कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अग्रणी पंक्ति में खड़े रहने वाला संगठन है और उसके आप प्रदेश लेवल पर अध्यक्ष रहे। आखिर वो कैसे संभव हो पाया? जिस तरह जगदीश टाइटलर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे सेवा दल के और उस दौरान आपको मध्य प्रदेश बॉडी की एक प्रमुख जिम्मेदारी मिली, वो कैसे हो पाया? जैसा अभी मैंने कहा कि मेरी शुरुआत पिता के कहने से हुई। बिल्कुल। सदैव मैंने सेवा का संकल्प सामने रखा। मैं निश्चित रूप से राजनीति में हूँ लेकिन राजनीति मेरा माध्यम सेवा है। क्या बात है। तो कभी भी इस बात का भान नहीं रहा कि मैं किसी पद पे हूँ, कि मेरे को बहुत लोग जानते हैं या मेरे पास बहुत पावर है। मैं जो भी है उसको एक सेवा, मन में एक सेवा का संकल्प जब भी है तो वो पद बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पद तो एक माध्यम है हमारी आगे बढ़ने का, लोगों को जोड़ने का। तो कभी भी मैंने उस चीज़ को अपने मतलब उस पर नहीं चढ़ने दिया। एक समय ऐसा भी आया 2013 की यदि बात की जाए तो आपको एकदम प्रादेशिक स्तर पर काफ़ी काम करने का अवसर मिला। आप प्रेमचंद गुड्डू जी के साथ हमेशा जुटे रहे। जब वो सांसद रहे तो आपका एक बार विधानसभा के लिए भी नाम चला। किस तरह का पीक आया था राजनीति में आपके लिए, स्वयं के लिए, और आपने काफ़ी मेहनत भी की? संक्षिप्त रूप से ही जानना चाहेंगे, जब आप विधानसभा के भी दावेदार एक बार रहे, काफ़ी गंभीरता से दावेदार है, जो 3 नाम चले उसमें से एक प्रमुख आपका नाम था, उज्जैन की बात कर रहा हूँ। जैसा अभी आपने कहा कि मैं प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का चेयरमैन बना था, ना कि अध्यक्ष। वो एक कमेटी होती है जिसका मेरे को जगदीश टाइटलर साहब ने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। जो भी मुझे कार्य दिया, और सेवा दल एक संगठन है, सेवाभावी संगठन है, समर्पित संगठन है और उसके माध्यम से मैं कार्य कर रहा था। क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरी शुरुआत प्रेमचंद गुड्डू जी के साथ में हुई और वो उज्जैन के सांसद बने। मेरा एक्चुअली नेटिव पैलेस जो है उज्जैन रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के हम रहने वाले रहे हैं। 84 में हम इंदौर आए। तो चूंकि वो सांसद वहाँ के बने और मैं उनसे जुड़ा हुआ था, शुरुआत मेरी राजनीतिक उनके साथ थी। तो जब मैं प्रदेश चेयरमैन था उस समय गुड्डू भैया से बात हुई तो मैंने उनको इच्छा जाहिर करी कि मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो उनका मुझे अप्रूवल मिला कि हाँ तुम काम करो। और मैं वहाँ उज्जैन दक्षिण में मैंने काम शुरू किया और भैया का आशीर्वाद भी बहुत अच्छा रहा। मैंने खूब अच्छा काम किया। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी मैंने को जिम्मेदारी मिलती गई, मैंने अपना काम वहाँ पे किया। और एक बड़े स्तर से मेरा ब्लॉक से, शहर से, ज़िले से और प्रदेश से, और वो हमारी इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में CWC जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वहाँ तक मेरा 3 लोगों के नाम पैनल में थे। और उसमें फिर किसी एक व्यक्ति का टिकट हुआ, मुझे नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। और कहीं ना कहीं आपका स्वभाव ही ऐसा है कि कोई बात यदि अपने साथ नहीं होती है तो मान के चलिए कि ईश्वर नहीं चाहते होंगे कि हमें इस और आगे और जाना है, हमें कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करना है। और उसी बात को आपने आत्मसात भी कर लिया और आगे बढ़ते चले गए। आज अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी टीम में एक अहम ओहदे पर है, प्रदेश कांग्रेस के सचिव बतौर काम कर रहे हैं। उपचुनाव की बेला चल रही है, किस तरह की जिम्मेदारी, किस तरह के दायित्व राजा जी चौकसे सावेर उपचुनाव में संभाले हुए? जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कुछ लोगों ने हमारी चलती हुई अच्छी जनहितैषी सरकार को अस्थिर करके गिरा दिया। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने पिछले उनके शासनकाल में 11 साढ़े 11 महीने में कार्य किए, चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे किसान को ऋण माफी हो, शुद्ध का युद्ध हो, या अपराधी टाइप के लोगों पे कार्रवाई हो, बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार का उन्होंने शासन किया और उसके शासन को जब गिराया है, आज जब ये चुनाव हो रहे हैं, हम देख रहे हैं जनता
जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी या जनता प्रदेश, इस प्रकार के लोगों के खिलाफ ये चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से हम 100% हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव जीतने जा रहे हैं। सरकार कांग्रेस की आएगी। उपचुनाव में अभी प्रेमचंद गुड्डू जी सांवेर के उम्मीदवार हो गए हैं। हम भी लगातार हमारी पूरी टीम के साथ में जो जिम्मेदारी हमें दे रखी है, हम उसे पूरी तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। 35 नंबर और 36 नंबर वार्ड हमको संयुक्त रूप से चिंटू चौक से राजू भदौरिया और मुझे मिला हुआ है, और हम पूरी हमारी टीम ईमानदारी से हम कार्य करने में लगे हुए हैं। आपकी जो ये तिकड़ी है, यूँ कहे कि चिंटू चौकसी जी की बात की जाए, हालांकि सीनियर लीडर का नाम लिया है तो राजा चौकसी जी का नाम पहले हमें बोलना चाहिए। चिंटू चौकसी जी काफ़ी एक्टिव रूप से कांग्रेस का झंडा उठा के बाकायदा कांग्रेस के फेवर में जितना माहौल बनाते हैं, मुझे लगता है कोई एक वॉरियर की तरह काम कर रहे होते। राजू भदौरिया जी भी आपकी टीम का हिस्सा है और लगातार कांग्रेस के लिए काम करते हैं, काफ़ी जाबाजी के साथ काम करते हुए देखे जाते हैं। खास बात ये भी देखने में आती है कि आप लगातार आंदोलक रहते हैं, हमेशा आंदोलन करते हैं। जो भी सरकार होती है, जो भी काम होता है, यूँ कहे कि जो भी बात जनहितैषी नहीं लगती है, आप तीनों कूद पड़ते हैं। और ये सिलसिला वर्षों बरस से आपका तो स्वयं का चलते ही आ रहा है। चिंटू चौकसी जी और राजू भदौरिया जी भी इसी तरह एक्टिव है। आखिर इसके पीछे क्या गणित होता है, किस तरह का मूल मंत्र है आप तीनों का कि आप हर आंदोलन में कूद पड़ते हैं? देखिए क्या है, जिस प्रकार से आपने कहा कि वो मेरे दोनों छोटे भाई हैं, वो राजनीतिक रूप से भी आज चिंटू को हम इसमें लीड करा रहे हैं। वो निश्चित रूप से आने वाले समय में विधानसभा 2 भी चुनाव लड़ेंगे। यदि आने वाले समय में और कोई चुनाव आया और यदि पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो वो भी करेंगे। आज की तारीख में जिस प्रकार से आपने कहा कि हम जनहितैषी आंदोलन करते हैं, तो जहां हमको लगता है कि ये जनता की आवाज़ है और इसको उठाना चाहिए, तो हम पूरी ताकत से, और चिंटू चौक से राजू भदौरिया ये 2 नाम नहीं, एक नाम है, वो और मैं, ऐसा मान के चलें आप। तो इस प्रकार से उनने अपने बड़ा समर्पण और दोस्ती उनकी जो है उसकी लोग बड़ी तारीफ करते हैं। इस प्रकार की दोस्ती राजनीति में मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। तो निश्चित रूप से हम सब मिलके समाज में वो एक चीज़ करने जा रहे हैं कि कहीं लगता है कि इस चीज़ में गलत हो रहा है और इस पर कोई नहीं देख रहा है, तो हम सबसे पहले उस चीज़ को उठाते हैं, लड़ते हैं, शासन प्रशासन और सबको नॉलेज में लाते हैं। बिल्कुल सही कहा। आप मुद्दों की राजनीति करना पसंद करते हैं, और जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है कि आपको लगता है कि इस मुद्दे की बात पर विरोध दर्ज कराया जा सकता है, या फिर कोई मुद्दा सामने आ गया और उस बात का विरोध दर्ज करवाना चाहिए, तो पीछे हटने में कोई कसर नहीं। सही बात तो यह है कि अब चूंकि नगरीय निकाय चुनाव उपचुनाव के बाद में होना है, चर्चाएं खूब हो रही है, आपके लिए भी बेहतर और अनुकूल माहौल देखा जा सकता है। जैसे वार्ड क्रमांक 29 में आपकी बेहद सक्रियता देखी जा रही है। पिछले जब से आरक्षण हुआ है उसके बाद तो आप ज़्यादातर समय अपने वार्ड में बिता रहे। किस तरह की तैयारी है नगरीय निकाय चुनाव की, स्वयं राजा चौकसी जी आप स्वयं के लिए? जैसा अभी आपने कहा कि नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसके पहले भी हुए, लेकिन मेरी कोई ऐसी दावेदारी पहले नहीं रही है। लेकिन चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में है और सामाजिक क्षेत्र में कुछ ताकत की ज़रूरत होती है। चूंकि ये वार्ड पिछले 10 वर्षों से महिलाओं के लिए आरक्षित था, अवसर नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे अपने साथियों को भी लगता है, यदि मैं दावेदारी करूं और मैं यदि यहाँ से चुनाव लड़ूं, वो लड़ करके जो मुझे लगता है कि यहाँ कई अव्यवस्थाएं हैं उनको मैं दूर कर सकता हूँ मेरे साथियों के द्वारा, तो मुझे लगता है कि मैं काम करने की कोशिश करना। यदि पार्टी मुझे अवसर देगी तो निश्चित हम यहाँ पे विजय हासिल करेंगे, क्योंकि ये वार्ड ऑलरेडी 20-25 वर्षों से बीजेपी शासित है। बिल्कुल, लोग परेशान हैं, तो उसको कहीं हम निजात दिला पाएँ तो मैं कोशिश करूँगा। अभी इन दिनों देखा जाए तो किस तरह के काम आपके द्वारा वार्ड में कराए जा रहे हैं? देखिए, काम तो ये है कि जनता के कोई भी काम का मैसेज यदि हमारे पास आता है तो हम उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं, और खुद भी जा कर के मैं खुद लगातार सुबह 2 घंटे पैदल साइकिल से या कैसे भी मैं लोगों के बीच में, और मेरे अपने बूथ के लोग हैं, अब तो अभी विधानसभा ही पूरी हमारे जिम्मेदारी में है, चिंटू बाबू, राजू, हम लोग, राजेश चौक से हम लोग सब जितने भी हैं, तो जहाँ भी जहाँ ज़रूरत होती है हम सब काम कर रहे हैं। और इस वार्ड की, जहाँ वार्ड 29 की बात कर रहे हैं, तो हमारे अपने लोग कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, मैं यहाँ सीनियर सिटीजनों से जुड़ा हुआ हूँ, महिलाओं के विभिन्न संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, युवकों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं यहाँ 20 वर्षों से तो यहाँ रह रहा हूँ। उसके पहले सन 86 से हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो लगातार मेरा हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में मतलब संपर्क व्यक्तिगत है। जब लोगों को लगता है, इसके पहले भी, ये चुनाव की बात नहीं, इसके पहले भी मैं लगातार जहाँ मुझे ज़रूरत लगी मैंने वहाँ काम किया है, और अभी भी जब आदमी बोल देता है कि ये काम है और मेरी क्षमता के अनुसार है तो मैं करता हूँ, नहीं तो मैं अपने ऊपर के लोगों को बोल के कराता हूँ। बिल्कुल सही कहा, और आपका स्वभाव भी है कि इतना सकारात्मक तरीके से आप अपने कृतित्व के बल पे आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं एक खूबी आपके भीतर देखी जाती है।
आप करते तो राजनीति है, राजनीति करने के साथ साथ सेवा के कार्य करते हैं, लेकिन आप सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं। किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाए हुए आप सामाजिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र की बात की जाए तो? जैसा अभी आपने कहा कि मेरे पिता माता का मेरा शुरू से ही आशीर्वाद रहा है और उनका ये वो शुद्ध रूप से धार्मिक और इस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहे हैं। उसके पश्चात मेरे पिता माता के भी गुरु दादाजी, बर्फानी दादाजी रहे। क्योंकि मैं भी जब उनके गुरु थे तो मेरा भी जाना आना रहा, तो मेरे भी वो गुरु हैं। तो वहाँ से भी ये शिक्षा हमें मिलती है या वहाँ से ये प्रेरणा या शक्ति मिलती है कि हम समाज के ज़रूरतमंदों के लिए हम काम कर पाएँ। बिल्कुल सही। तो वो काम हम उस तरीके से वहाँ से दादाजी की प्रेरणा से और उनके दिए हुए और गुरु का आदेश ही आपको सर्वोपरि। और हमारे बड़े भाई जो कैलाश चौकसे जी हैं वो नित्यानंद ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बिल्डरशिप का काम करते हैं। परिवार की आज की तारीख में पिता के बाद में उन्हीं के हाथ में बागडोर है, लेकिन उनका बड़ा कहीं भी धार्मिक कार्य हो वो हर काम में आगे से आगे। और मेरे राजनीतिक उसमें भी मेरे पिता और माता के बाद में यदि दोनों बड़े भाइयों का, कैलाश चौकसी जी का और विजय चौकसी जी का, ये मान के चलिए कि जितना मैंने करा उससे डबल उनका योगदान है। कि किसी भी चीज़ के लिए वो यदि कुछ हुआ तो तुरंत उसकी व्यवस्था करना। मैंने कहा कि हाँ किसी स्कूल फीस भरना है तो किसी बच्चे की, तो तुरंत किसी की मदद करना है तो तुरंत बंदोबस्त कर देना। अपन ने बोले अपने को किसी से नहीं करना, बोलते हमको बताओ। तो वो उस प्रकार से तो एक प्रेरणा मतलब सेवा की ही रही राजनीतिक रूप से। खास बात ये देखी जाती है कि आप जैसे जो सेवा के कार्य में शक्ति सक्रिय है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में जो सक्रिय लोग हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छा अवसर तो क्या कहेंगे, आपदा भी एक अवसर होती है कुछ ना कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए। कोविड का काल आया, इन दिनों कोविड चल रही, महामारी भी चल रही है, आज भी पेशेंट निकल रहे। पिछले 6 महीने की बात की जाए तो आपकी तरफ से किस तरह से अपने क्षेत्र में ज़रूरतमंदों की सेवा की गई है? पूरे 2 नंबर विधानसभा में चिंटू चौकसे के नेतृत्व में भी किया गया जी। जहाँ बात रही मेरे वार्ड की, यदि आप कह रहे हैं तो यहाँ पे भी हमने राशन वितरण का कार्यक्रम रखा, हमने यहाँ से मैंने बांटा। अभी कोविड की जांच जिनको नहीं हो रही थी या जिनको एडमिट कराना है, किनको होम क्वारंटाइन कराना है या और किसी प्रकार की कोई आने जाने में दिक्कत हो रही है, शुरू में कई लोग फंस गए थे तो उनकी व्यवस्थाएं कराना। तो जहाँ भी जिस प्रकार की मेरी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सदैव उपलब्ध रहे। तो कोविड के चलते जो आप कह रहे हैं कि राशन सामग्री बांटना, भोजन बांटना और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं जो है तो वो अपन ने करी। राजीव भाई, आपका जन्मदिन भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट होता है, देखते काफ़ी सेवा के कार्य होते हैं जन्मदिन पे। आपका 45वां जन्मदिन मनाया हाल ही में। किस तरह की प्रेरणा है आपको कि इसी तरह के काम, सेवा, सम्मान, गरीबों को कुछ ना कुछ वितरण, महेश दृष्टि कल्याण संघ में जाना, आखिर ये प्रेरणा आपको कब, कहाँ से, कैसे मिली और कितने वर्षों से इसी तरह आप जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं? जैसा कि शुरुआत ही अपन ने सेवा की है जी। कोई भी कार्य करते हैं तो पहले यही उद्देश्य रहता है कि इससे लाभ किसको होने वाला है। बिल्कुल सही कहा। तो जब यदि सोच वो है तो जन्मदिन तो यूँ भी मैं कोई ज़्यादा मनाने के उसमें नहीं रहता हूँ, लेकिन उस दिन कोशिश ये रहती है कि भगवान के दरबार में जाएं, विशेष प्रार्थना करें और ज़रूरतमंदों की जो 12 महीने करते हैं, लेकिन उस दिन कुछ विशेष हो जाए कि लगे कि भाई कुछ लोग आ रहे हैं तो वो करा जाए। तो इस बार हम ये नगर निगम में इंदौर शहर हमारा चौथी बार प्रथम आया है। तो मैं इस वार्ड के जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मचारी सफाई मित्र हैं, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। और पुरुष हमारे जो कर्मचारी हैं उनका साल श्रीफल और सम्मान पत्र, और महिलाएं हैं जो उनको साड़ी, साल श्रीफल और सम्मान पत्र। और ये हमारे यहाँ के वरिष्ठ लोगों से जो पुलिस अधिकारी हैं या कुछ समाज सेवी हैं उन लोगों को इकट्ठा करके मैं कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा ये हमारे विजयनगर में शासकीय स्कूल है, वहाँ के कुछ बच्चों को मैं शिक्षण सामग्री का भी वितरण हम उस दिन करेंगे। और उसके पश्चात एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और उसके अलावा एक ब्लाइंड स्कूल में जाके भी हमारा कुछ कार्यक्रम है, अभी मेरी बात चल रही है। और बीच में आपने सुना होगा कि गीता करके एक वो मुख बधिर थी, पाकिस्तान से आई है, तो वो भी यहाँ विजयनगर में ही हमारे एक मित्र हैं, मुख बधिर का स्कूल चलाते हैं, ज्ञानेंद्र पुरोहित जी। तो उनके यहाँ वो है, वो कोशिश करेंगे कि हम उनका भी सम्मान करें और ज्ञानेंद्र भाई का भी बड़ा वो। और यहाँ के जितने सामाजिक काम करने वाले लोग हैं उनका खूब आशीर्वाद मुझ पर है और उनके कहे अनुसार वो जो भी कार्य बोलते
मिलते हैं, तो मैं जहाँ अपनी मेरी उपयोगिता है मैं उनमें लग जाता हूँ। बिल्कुल, आपकी उपयोगिता तो आपको जानने वाले समझते ही अच्छे से, और आप काफ़ी सकारात्मक एनर्जी से भरे पूरे लगते हैं। किस तरह अपने आप को टिट फिट रखते हैं, किस तरह के व्यायाम करते हैं, किस तरह अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपके हमेशा हर दिन प्रयास देखे जाते हैं? मैं लगातार जो है या तो वॉकिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, या घर पे तो गार्डनिंग कर, मतलब कहीं न कहीं कुछ 1-2 घंटे अपने को अपने शरीर के लिए काम करना, ये मेरा उद्देश्य रहता है। कहीं न कहीं वो टीम के लोग भी ऐसे हैं, कभी कोई साइकिलिंग के लिए आ गया तो साइकिलिंग करने चले गए, कभी किसी ने कह दिया यहीं से पैदल खजराने दर्शन करने चलते हैं तो दर्शन करने चल दिए। क्या बात है। हाँ, तो ये मतलब वो फिटनेस के हिसाब से तो हम लगातार, और दिन भर में ये यूँ भी आप कह दो तो मैं दिन भर पैदल घूम सकता हूँ। क्या बात है। तो अपने आप को उस पर ढाल रखा है। बिल्कुल, दोनों काम हो जाते हैं इसके साथ। एक तो सार्वजनिक जीवन भी जीने का मौका मिल जाता है। बैडमिंटन खेलने का भी शौक है, तो बैडमिंटन रात को हमारे साथी लोग आ गए तो बैडमिंटन खेलने चले गए, बैडमिंटन क्लब भी चले जाता हूँ कभी कभी। तो जहाँ मौका मिल गया, मतलब 1-2 घंटे अपने को अपने शरीर के लिए देना है। योग भी बहुत मेरे को पूरी तरीके से योग भी काफ़ी तरीके से आता है। क्या बात है। हाँ, संपूर्ण रूप से। क्या बात है, बहुत बहुमुखी प्रतिभा आपके भीतर कहीं ना कहीं कूट कूट कर भरी हुई। व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो आपका आखिर लक्ष्य, गोल क्या है जीवन का? लक्ष्य गोल तो सामाजिक रूप से कार्य करते रहना है। सफलता असफलता और अपने पड़ाव क्या आएंगे ये तो ईश्वर ने निश्चित किया हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अपना काम जो है हमारी जिम्मेदारी में है, जो भी पारिवारिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक जिम्मेदारी है, उसको अपने तरफ से 100% अपन करते चले जाओ। आगे क्या आएगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये तो ईश्वर ने निश्चित कर रखा है। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि ईश्वर देखता है। मैंने आज ही एक चीज मैंने पहुंचाई है किसी को कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। क्या बात है, मतलब सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और एक दिन वो आपकी ज़िंदगी में जरूर आएगा। द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे का आप हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।